हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है सेवन इलेवन स्टडी यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको जो कि पुराने प्रश्न पत्र जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा और आरपीएससी द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो पेपर लिए गए उन पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाता है। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज एक नया पेपर लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए जो कि आपसे साझा करने वाले। कौन सा पेपर है? तो कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक जो है उनका पेपर था जो कि 2019 की भर्ती थी, फिजिक्स का था। इसमें राजस्थान जीके के जो कि 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 30 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन 30 क्वेश्चन को अपन हल करने वाले हैं। ठीक है, जो 30 क्वेश्चन रात पूछे गए थे। ठीक है, तो अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन की ओर चलते कि वालर देश का प्रसिद्ध नृत्य। तो वालर जो है ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य, आपको याद रखना है। किसका? कौन सी जनजाति का? भी ग्रासिया जनजाति का। ठीक है, इसके अलावा मैं और बात कर लूँ तो वालर जनजाति के और नृत्य कौन से? मांदल नृत्य भी है, घोर नृत्य भी है, लूर नृत्य भी है, जवारा नृत्य भी है, कूद नृत्य भी है और मोरिया नृत्य भी है। ठीक है, इसमें आपको ये वालर नृत्य के साथ साथ जो है ना, कौन सा नृत्य आपको पता है? एक कूद नृत्य जो होता है उसमें भी वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। कूद नृत्य में भी कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता, जबकि वालर में भी कोई वाद्य यंत्र का यूज़ नहीं किया जाता। वालर नृत्य जो है लोक नृत्य होता है। ठीक है, इसके अलावा गौर नृत्य की बात करते हैं तो ये भी युगल नृत्य होता है अपना। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात कर लूँ जवारा। जवारा भी अपना युगल नृत्य होता है जिसमें स्त्री पुरुष दोनों ही साथ में नृत्य करते हैं। ठीक है, और कूद नृत्य होता है इसमें भी पुरुष और स्त्री दोनों शामिल होते हैं। एक तो मांदल केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, और एक मोरिया केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। बस ये दो ऐसे नृत्य हैं। मांदल महिलाओं द्वारा किया जाता है केवल, और मोरिया केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये तथ्य आपको याद रखना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने वंश भास्कर। थोड़ा सा छोटा कर लूँ मैं, आपको दिख जाओ अच्छे से। वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहा के शासकों के आदेश पर किया गया? ये आपको बताना है। ठीक है, किसके आदेश पर किया गया ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल बूंदी। किसके शासक थे भाई? बूंदी के शासक थे। ठीक है, कौन से शासक थे? बूंदी के शासक थे। ठीक है, उनके कहने पे किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर के लेखक मैं बता देता हूँ आपको। वंश भास्कर के जो लेखक है कौन है वो? तो वंश भास्कर का अपने लेखक है सूर्यमल मिश्रण। कौन है भाई? सूर्यमल मिश्रण है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इसलिए सूर्यमल मिश्रण जो है ये बूंदी के जो शासक थे राम सिंह, उनके दरबार में रहते थे। ठीक है, और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं ना उनके बारे में भी अपन बात कर ही लेते हैं। प्रमुख जो रचनाएं, 7 प्रमुख रचनाएं हैं इनकी जो बार बार एग्जाम में बनती है, तो आप उन्हें याद रख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो वंश भास्कर, जैसा कि आपको प्रश्न में दिया हुआ था, एक वंश भास्कर हो गया। वंश भास्कर के अलावा मैं बात कर लूँ आपके तो एक वीर सतसई। कौन सा हो गया अपना? वीर सतसई। ठीक है, वीर सतसई। ठीक है, 2 हो गए। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो एक हो गया अपना कौन सा? राम रंजाट। कौन सा हो गया? राम रंजाट। राम रंजाट हो गया, वंश भास्कर हो गया, वीर सतसई हो गया। 3 हो गए अपने। अगले की बात कर लेते हैं अपन। अगले की मैं बात करूँ तो एक वल्लभ विलास। कौन सा हो जाएगा अपना? वल्लभ विलास। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, वल्लभ विलास। ये भी सूर्यमल मिश्रण जी का ही है ग्रंथ। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो छंद मयूख। कौन सा? छंद मयूख। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। छंद मयूख के अलावा मैं बात कर लूँ तो धातु रूपावली। कौन सा हो गया? धातु रूपावली। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सती रासो। कौन सा रासो हो जाएगा भाई? सती रासो। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। तो पूरे 7 ग्रंथ मैंने आपको बताया है, आप ज़रूर इन्हें अपने नोट्स में ऐड करना। बिल्कुल अगले एग्जाम में गारंटेड पूछे जाएंगे। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो आपको ज़रूर पूछा जाएगा, बार बार यही रचनाएं घुमा के पूछते हैं। तो वापस से मैं बता देता हूँ, सूर्यमल मिश्रण जो है ये बूंदी इसके शासक राम सिंह के दरबार में रहते थे। ठीक है, इनके प्रमुख 7 ग्रंथ, एक तो वीर सतसई हो गया, एक वंश भास्कर हो गया, राम रंजाट हो गया, वल्लभ विलास हो गया, छंद मयूख हो गया, धातु रूपावली हो गया और सतीरासो हो गया। ठीक है, जबकि वीर सतसई जो है ना वीर रस प्रधान काव्य रचना है। कौन सी रचना? वीर रस प्रधान काव्य रचना है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो पिछवाई का जो संबंध आप सभी जानते हो, पिछवाई का जो संबंध किससे है? पिछवाई का जो संबंध है अपने नाथ द्वारा से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पिछवाई चित्रांकन जो हुआ था नाथ द्वारा राज संबंध में। ठीक है, नाथ द्वारा जो शैली है वहाँ पर हुआ था। ठीक है, अब मैं अगर इसकी नाथ द्वारा की कुछ बात कर लूँ तो ये जो मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख मोड जो है नाथ द्वारा शैली है। ठीक है, इस शैली में उदयपुर शैली और ब्रज शैली दोनों ही समन्वित रूप है इसका। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो श्रीनाथ जी की लीलाओं का चित्रण किया गया है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो यहाँ के जो प्रमुख चित्रकार है वो कौन कौन थे? तो प्रमुख चित्रकारों की मैं बात कर लूँ तो इसमें एक तो हरा और पीला रंग का प्रयोग किया गया है। कौन सा? हरा और पीला रंगों का प्रयोग किया गया है।
इसके अलावा जो प्रमुख चित्रकार है, नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम, उदयराम, देवकर्षण, हरदेव, हीरालाल, बिट्टुल और भगवान, ये सारे जो है इसके प्रमुख चित्रकार है। मेन बात ये है कि महिला प्रमुख चित्रकार दो है, कमला और इलायची। कौन सी भाई? कमला और इलायची, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कमला और इलायची जो है नाथ द्वारा शैली की महिला चित्रकार है। इसके अलावा देखो जितने भी नाम मैंने बताया ना, आपको अगर याद करने में दिक्कत हो रही तो भगवान के सारे नाम है, जैसे नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग हो गया, ठीक है। इसके अलावा बात करें देवकर्षण, हरदेव, विट्ठुल, भगवान, उदयराम, तुलसीराम, घासीराम, चंपालाल, तो भगवानों के नाम पर बना हुआ, तो आसानी से आपको ये चित्रकार याद हो जाएंगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने, लोक देवता गोगाजी द्वारा दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल ये जो समकालीन थे ना, ये बिल्कुल अपने किसके समकालीन थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? महमूद गजनवी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक। गोगा जी की अपन कुछ बात कर लेते थे। इन्हें जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, गोगा पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा इनके जो गुरु थे वो गोरखनाथ थे। इन्हें सांपों का देवता भी कहा जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो ददेर व चूरू के अंदर हुआ था, जहाँ शीर्ष मेढ़ी बना हुई है, और जबकि इनकी समाधि स्थल जो दुर्मेढ़ी है, ठीक है, वो हनुमानगढ़ में पड़ता है। शीर्ष मेढ़ी अपनी चूरू में पड़ती है। पिता इनके जेवर जी थे, माता इनकी बादशाह जी थी, पत्नी इनकी कैलमदे थी। पत्नी इनकी कौन थी भाई? कैलमदे इनकी पत्नी थी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ अगली बात, तो ये नागवंशीय चौहान थे। इनका घोड़ा नीला घोड़ा था, ठीक है। इनका मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ इनके मंदिर का मुख्य आकर्षण, मंदिर पर मकबरे नुमा बना हुआ डोडी पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ, ठीक है। बिस्मिल्लाह जो शब्द है ये मुसलमानों का शब्द है। बिस्मिल्लाह का मतलब होता है शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, तो ये भी आपको तथ्य याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्रों को कहाँ पर मारे गए थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल कहाँ मारे गए थे? कोटा में मारे गए थे भाई। कोटा के विद्रोह के दौरान मारे गए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोटा विद्रोह हुआ कब था? तो कोटा विद्रोह जो हुआ था वो 15 अक्टूबर को हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था, ठीक है। 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल ने और मेहराब खान है। एक बार शायद लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड का जो पेपर हुआ था ना, उसमें ये सवाल पूछा था कि जयदयाल और मेहराब खां का संबंध है। तो जयदयाल मथुरा के हैं और मेहराब खां करौली के हैं, ठीक है। जयदयाल जो थे वो वकील थे, जबकि मेहराब खां सेना में रिसालदार थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो यह क्या था, यह जो राजकीय सेना आम जनता का जो विद्रोह था ना, तो आम जनता ने राजकीय सेना को अपने नियंत्रण में ले लिया था। इसके अलावा यह बात कर दूँ तो दो डॉक्टर की भी हत्या हुई थी, एक तो साइल्डर, एक कॉटम। और पॉलिटिकल एजेंट बर्टन था। बर्टन के जो पुत्र थे दो, एक तो फ्रैंक और ऑर्थरिया की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और बर्टन के सिर को पूरे शहर में घुमाया गया था, फिर तोप से उड़ा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भारतीय ईसाई सेविल की भी हत्या कर दी गई थी। ये भी सवाल बन सकता है, अच्छा सवाल है कि कौन से विद्रोह के दौरान भारतीय ईसाई सेविल की हत्या कर दी गई थी? तो वो बिल्कुल भारतीय था, उसका नाम था ईसाई सेविल, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो फिर या बर्टन की रक्षा के लिए तथाकथित लापरवाही बरतने के अपराध के अंदर महाराव की जो तोपों की सलामी थी वो 17 से घटाकर 13 कर दी गई है, ठीक है। और इसके बदले में जो मदनपाल, जो कि अंग्रेजों की सहायता करी थी करौली के शासक ने, उसकी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। और CI यानी कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि भी दी मदनपाल करौली के शासक को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन आपके सामने है बिल्कुल, ये आ गया। राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे? राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे वो बिल्कुल अपन बात करते कौन थे? तो राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे वो बिल्कुल गुरुमुख निहाल सिंह थे। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। राज्य के प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहने वाले राज्यपाल है राजस्थान के, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ आपको तो ये कितनी अवधि तक रहे थे? तो इनकी जो अवधि थी ना 5 वर्ष 5 माह 15 दिन, ठीक है। 5 वर्ष 5 माह 15 दिन तक रहते। और सबसे न्यूनतम जो कार्यकाल था वो किनका था भाई? दरबारा सिंह का था। दरबारा सिंह जो कि राजस्थान के राज्यपाल थे, उन केवल 23 दिन राज्यपाल रहते, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राज्य की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, 2004 से 2007 के मध्य रही थी।
ये भी आपको याद रखना है। गुरुमुख निहाल सिंह की बात कर ले तो मोहनलाल सुखाड़िया को 2 बार शपथ दिलाई थी, एक तो 1957 में, एक 1962 में। ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा राज्यपाल का जो पद का जो सर्जन हुआ था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है। ये तथ्य भी आपको याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान के 4 राज्यपाल ऐसे हैं जो पद पर रहते हुए जिनका निधन हो गया था। एक तो दरबारा सिंह 1998 में, एक निर्मल चंद जैन 2003 में, SK सिंह, जो शैलेंद्र सिंह जो 2009 के अंदर, जो कि ये कार्यवाहक राज्यपाल थे SK सिंह, याद रखना। एक श्रीमती प्रभा राव 2010 में। तो ये 4 राज्यपाल ऐसे थे जो पद पर रहते हैं, इनकी मृत्यु हो गई। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गए। अगला क्वेश्चन क्या है, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में? तो रानी जी की जो बावड़ी है राजस्थान के बूंदी जिले में। कौन से जिले में? बूंदी जिले में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, बिल्कुल अगले क्वेश्चन को देखते। टॉम्ब ऑफ मूसी महारानी यानी मूसी महारानी की छतरी कहाँ स्थित है? तो मूसी महारानी की जो छतरी स्थित है वो बिल्कुल कहाँ स्थित है? बिल्कुल अलवर में स्थित है। कहाँ स्थित है? 8 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल अलवर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलवर में ही मूसी महारानी की छतरी स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जल दुर्ग की जो सरनेम आता है गागरोन दुर्ग आता है, ठीक है। एक तो बैसरोड दुर्ग और गागरोन दुर्ग, ये दोनों ही जल सरणी में आता है, ठीक है। गागरोन दुर्ग काली सिंध और राहू नदी पे बना हुआ, ठीक है। और बैसरोडगढ़ चंबल और बामनी के तट पे बना हुआ, ठीक है। ये तथ्य आपको याद रखना। इसके अलावा माउंट आबू अचलगढ़ की बात कर लूँ तो ये गिरी दुर्ग है। लोहागढ़ भरतपुर की मैं बात कर लूँ तो ये भी गिरी दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ की मैं बात कर लूँ तो ये सारी श्रेणियों में आता है, बस एक धानवन श्रेणी को छोड़ दो। सारी श्रेणियों में इस दुर्ग को शामिल किया जा सकता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा डैश के पुत्र थे? किसके पुत्र थे? तो 10 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे। किसके पुत्र थे वे? जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कान का कच्चा जो कहा गया वो महाराणा अजीत सिंह को ही कहा गया, ठीक है। महाराज अजीत सिंह को ही कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, कूट को सही सुमेलित करना आपको, ठीक है। निम्नलिखित 4 चौहान शासकों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दी गई कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए, ठीक है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 3 2 4, ठीक है। सबसे पहले कौन आया था अपने? सबसे पहले आए थे विग्रहराज, फिर आए थे अपने पृथ्वीराज सेकंड, फिर आए थे अपने सोमेश्वर, फिर आए थे पृथ्वीराज थर्ड। ये दोनों तो अपने बाप बेटा। पृथ्वीराज थर्ड के पिता थे सोमेश्वर, ठीक है। और सोमेश्वर का जो बेटा था पृथ्वीराज थर्ड था। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बालातल राजस्थान में ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि स्थित है। कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है उदयपुर में स्थित है। बालातल सभ्यता कहाँ मिली थी? उदयपुर में। इसका उत्खनन किसने करा था? VN मिश्र ने करा था, ठीक है। एक विशाल भवन मिला था यहाँ पे, ये तथ्य आपको याद रखना है। और ये बालातल जो आहड़ का ही विस्तार था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? अंजना देवी, नारायणी देवी, कमला स्वाधीन, शांति त्रिवेदी। तो 13 का जो सही आंसर हो जाएगा कमला स्वाधीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन, अगर बार बार पूछा जाता तो बहुत ही कम बच्चे इनको कर पाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। और RSSB बोर्ड जो होता है महिला संबंधित तथ्य हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। तो ये महिला संबंधित जो भी तथ्य हैं आप उन्हें अच्छे से पढ़ लें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल हरिभाऊ उपाध्याय था। कौन था भाई? हरिभाऊ उपाध्याय, ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो अगला क्वेश्चन ये कि जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल जाडोल से किया था। कहाँ से किया था भाई? जाडोल से, ठीक है। जाडोल कहाँ पड़ता है? उदयपुर के अंदर पड़ता है अपना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, तो अगला क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? थारपारकर, गिर, राठी और मुर्रा। देखो थारपारकर भी गाय है जो कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। राठी राठी अपने उत्तर पूर्व में पाई जाती है, ठीक है। गिर बात कर ले तो मध्य राजस्थान, अजमेर, जालोर, सिरोही में गिर पाई जाती है। और मुर्रा जो है ये भैंस की नस्ल है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। मुर्रा जो है एक भैंस की नस्ल है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान में कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? तो बेंटोनाइट की मैं बात कर लेता हूँ। बेंटोनाइट जो होता वो बिल्कुल क्या होता अपना
बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर में होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी बाड़मेर में, ठीक है। बेंटोनाइट एक तो बाड़मेर में, दूसरा बीकानेर में। तो बेंटोनाइट की एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है आप, ट्रिपल बी। क्या याद रखोगे आप? ट्रिपल बी। बेंटोनाइट, बीकानेर, बाड़मेर, बेंटोनाइट, बीकानेर, बाड़मेर। तो ये तथ्य आपको कभी याद हो जाएगा तो आप बिल्कुल एग्जाम में नहीं भूलोगे इसे। अगले क्वेश्चन की, दब्बोक हवाई अड्डा स्थित है। दब्बोक हवाई अड्डा जो स्थित है वो बिल्कुल उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दब्बोक हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पिल्लरडा लिफ्ट सिंचाई योजना स्थित है। तो कहाँ स्थित है? पिल्लरडा जो सिंचाई योजना है वो बिल्कुल सवाई माधोपुर में। कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सवाई माधोपुर में स्थित है, ठीक है। ये पिल्लरडा की जगह पीपलदा थी, लेकिन ये लिखने में मिसप्रिंट हो गई, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल कहाँ है? वो सवाई माधोपुर में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। तो निम्न में से किस जिले में वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है? तो वाटरशेड निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है जोधपुर। ऑप्शन नंबर 20 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस निरांचल परियोजना के अंतर्गत आता है जोधपुर जिला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर में स्थित नहीं है? ये आपको बताना। राम सागर बिल्कुल स्थित है, केसर बाग भी स्थित है, वन विहार भी स्थित है, लेकिन शेरगढ़ जो है ना, ये आपको धौलपुर में स्थित है। नहीं तो शेरगढ़ का पड़ता है अपने 12 में पड़ता है, ठीक है। ये आपको याद रखना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में मृदा में लवणीयता और क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? तो 22 का जो अपना सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल अपन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए पाली में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पाली में पाई जाती है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो पाली के सुमेरपुर में मिट्टी में सर्वाधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? तो राजस्थान में मरुस्थल का जो विस्तार है वो कौन सी दिशा में हो रहा है? ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए वालरा। किस नाम से जानी जाती है? वालरा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि जो कि आदिवासी द्वारा की जाती है दक्षिणी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। ये जो कृषि होती है देखो, इसको अगर पहाड़ी इलाके में करते हैं तो इसको चिमाता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है? पहाड़ी इलाकों में की जाती है तो चिमाता। सवाल पूछा हुआ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैदानी इलाकों में अगर की जाती है तो उसे दजिया के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना। मैदान में दजिया और पहाड़ी इलाकों में चिमाता। अब मैदान में सर याद नहीं रहता, बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी मैदान में और कौन सी पहाड़ी में। तो मैदान का दे दजिया का दे, मैदान का दे दजिया का दे, मैदान का दे दजिया का दे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे, मुझे पता। आप एक बार दिमाग में बैठ गया आपके तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? तो राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, ठीक है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और यही सवाल जो आपका ज्योग्राफी का पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर का, जो कि 2015 में हुआ था, उसमें पूछा था, उसमें मिलीमीटर में पूछ लिया, ठीक है। उसमें 50 भी दिया हुआ था, 500 भी दिया था। अक्सर जो कैंडिडेट थे वो 50 करके आ गए, लेकिन उत्तर गलत हो गया, क्योंकि मिलीमीटर में पूछा जाए तो आपको 500 करना, क्योंकि 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो आप 10 से 50 को गुणा करोगे तो 500 मिलीमीटर हो जाएगा। समझ में आ गया गाइस? तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने ही अगला क्वेश्चन है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपरदन की समस्या मुख्यतः होती है? यानी ये सही नहीं लिखा, अवनतिका लिखा है लेकिन अवनालिका है, ठीक है। ऊपर देख सकते हो गुली इरोजन, ठीक है। इंग्लिश में आप देख सकते हो अच्छे से गुली इरोजन, ठीक है। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सबसे ज़्यादा इन जिलों के अंदर है, कोटा के अंदर होती है सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन, जो कि चंबल नदी के किनारे होती है, ठीक है। टोपोलैंड, बेडग्राफ, बीड़ वगैरह भी चंबल के वही फैले हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम वनाचित क्षेत्रफल है? न्यूनतम वनाचित जो क्षेत्रफल है 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल चूरू में है, ठीक है। सर्वाधिक वन की बात कर लूँ उदयपुर के अंदर है, ठीक है। और प्रतिशत में भी उदयपुर है, एरिया में भी उदयपुर। और न्यूनतम क्षेत्रफल के जो वन का हिसाब है वो कहाँ बैठता है? अपना चूरू में बैठता है। प्रतिशत के मामले में सबसे कम जो वन है वो कहाँ है अपने? वो बिल्कुल अपने है जोधपुर के अंदर, ठीक है।
इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो सर्वाधिक वन वृद्धि जो कि 2021 के अनुसार कौन से जिले में हुई थी, अजमेर में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, कितने किलोमीटर वन बढ़े थे, तो 25 किलोमीटर वन बढ़े थे। राजस्थान में अभिलेखित वन कितने, 32,863, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन से, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन कितने हैं, तो 56.004 ये क्या हो जाएंगे, आपका आरक्षित वन हो जाएंगे। इसका रक्षित वन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया है ना, 37.04 गलत बोल दिया मैंने, है ना, ये होता है आरक्षित वन। ठीक है, और रक्षित वन की बात कर ले तो 56.49, मैंने रक्षित वन बता दिया था। देखो 56.49 ये रक्षित वन है, आरक्षित वन 37.04 है, और 6.46 ये अपने अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड जो फॉरेस्ट है वो 6.41। रिजर्व्ड मैंने बता दिया आपका 37.04, और जिसके अलावा प्रोटेक्टिव जो वन है, सुरक्षित और रक्षित जो वन है वो 56.49 है। ये आपको तथ्य याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है, तो राजस्थान की जो स्थलीय सीमा 5,900 किलोमीटर लंबी है, ये भी आपको याद रखना। राजस्थान के कितने राज्य टच होते हैं, तो 5 राज्य टच होते हैं। कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये क्रम से मैंने आपको बता दिया। और राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, आप बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे सर, बार बार कन्फ्यूजन रहता है कि पूर्व से पश्चिम 826 है, ये 869 है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन मैं आपका बिल्कुल क्लियर करने वाला। देखो मैप से क्लियर करता हूँ, अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो तो आज के बाद आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, ये वाला जो है अपना कितना है, ये वाला अपना कितना है भाई, 826 है। ठीक है, और ये वाली दूरी जो है कितनी है, 869 है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको याद कैसे रखना, देखो मेन चीज़ ये कि राजस्थान का सीना चौड़ा है। राजस्थान का सीना क्या, चौड़ा, सीना मतलब समझ गए आप, ये राजस्थान का सीना चौड़ा है। तो राजस्थान का सीना चौड़ा है, तो जाहिर सी बात है लंबाई भी ज़्यादा होगी कि 869 तो जो है अपना पूर्व से पश्चिम हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण अपना 826 हो जाएगा। तो आप हमेशा याद रहेगा, आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ऐसे अच्छे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो ट्रिक है मैं आपको बताता रहूँगा, जो कि आपके एग्जाम में इसको आपसे फ़ायदा मिल सके। राजस्थान में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है ना, वो बोराट का पठार है। कौन सा पठार है, बोराट का पठार, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जल विभाजक का कार्य भी करता है। ठीक है, इसके पूर्व में जो नदियाँ निकलती है वो सारी बंगाल की खाड़ी में जाती है, और पश्चिम में निकलने वाली जो नदियाँ होती है वो अरब सागर में जाती है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो पठार है वो उड़िया का पठार है, उड़िया और उड़िया, इसकी ऊंचाई 1360 है, आपको याद रखें कितनी, 1360 है। उसके बाद जो ऊंचा है वो माउंट आबू का पठार आता है, आबू का पठार जो कि 1295 मीटर ऊंचा है। आबू के पठार की एक विशेषता है कि ये इंसेलबर्ग और बैथोलिक प्रकार का होता है। इंसेलबर्ग और बैथोलिक प्रकार का कैसे होता है कि जब चट्टानों में जब मैग्मा निकलता है, मैग्मा अंदर ही गुंबदाकार रूप में जम जाता है, तो उसे बैथोलिक और इंसेलबर्ग की संरचना कहा जाता है। और मेसा के पठार की बात कर लो तो ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, इसी मेसे के पठार के ऊपर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा लसाड़िया का पट्टार आपका उदयपुर में पड़ता है। इसके अलावा मैं और बात कर लूँ तो भोमट का पट्टार आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा और हल्का सा उदयपुर में पड़ता है। इसके अलावा काकनवाड़ी के पट्टार की बात कर लूँ तो अलवर में पड़ता है। बसरोडगढ़ की बात कर लूँ, ऊपरमाल वाला जो है अपना बिजोलिया से बसरोडगढ़ तक फैला हुआ ऊपरमाल का पट्टार। ठीक है, तो ये सारे पट्टार, हाड़ौती का पट्टार आपको पता ही है, हाड़ौती के पट्टार का पड़ता है, कोटा बूंदी झालावाड़ में पड़ता है। तो ये सारे पट्टार की चर्चा मैंने आपसे कर ली है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग नहीं है, चंबल, बनास, खारी, माही। तो बहुत आसान सवाल है, माही नदी जो है अपना पानी वो तो बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाती, वो अरब सागर में ले जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो बिल्कुल बी हो जाएगा। खारी नदी बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में जाती है, बनास नदी भी जाती है, चंबल भी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास को यही समाप्त करना चाहेंगे। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी नए पेपर के साथ और एक नई सुबह के साथ, एक नई शुरुआत करेंगे। तो आपको पेपर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप कमेंट करना, उसको पूरा किया जाएगा। क्लास में क्या बदलाव चाहते हो वो भी आप हमें बता सकते हो। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मैं दे दूंगा, उसमें आप अगर NCERT की बुक्स पढ़ना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद साथियों।